नीट छात्रा संवेदना की बायोलॉजिकल रिपोर्ट में क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी खबर होगी कहां चल रहा था जिम जिहाद का खेल, और तीसरी खबर आपको बताएंगे शकील अहमद ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, इसकी कहानी भी आपको समझाएंगे। और चौथी खबर होगी बिहार की राजनीति में कर्पूरी क्यों है जरूरी। इन सभी खबरों पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा की मौत मामले में फॉरेंसिक विभाग ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का समर्थन किया है। सवाल है आखिर दोषी कब होगा गिरफ्तार, और क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। जहानाबाद की छात्रा संवेदना की मौत मामले में पुलिस की भूमिका और एसआईटी की जांच पर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस की पहली थ्योरी पर सवाल उठाता एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा की मौत मामले में फॉरेंसिक विभाग ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि हुई, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हरासमेंट का समर्थन किया है। अब पुलिस को उस सस्पेक्ट को ढूंढना है जिसने छात्रा के साथ गलत किया है। इसके पहले पटना एम्स के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर विनय कुमार ने कहा था कि मामले की तह तक जाने के लिए गठित एसआईटी के सौंपे गए अधूरे दस्तावेजों के चलते एम्स पटना की मेडिकल जांच प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द ये वीडियोग्राफ ऑफ द पोस्टमार्टम प्रोसीड्योर, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट, क्योंकि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ भी बोलना वही हाल हो जाएगा जैसे अश्वस्थामा हतोहंते का हो गया था। सवाल है क्या इन आरोपों में सच्चाई है कि पहले पुलिस किसी को बचाने में लगी थी और अब एसआईटी पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, और सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि पुलिस ने जो थ्योरी दी उससे इतर रिपोर्ट कह रहा है। आइए अब आपको खबर को समझाते हैं। देखिए, नीट छात्रा की मौत के मामले में सूत्रों के हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई। खबर यह है, सूत्र बता रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम ने पुलिस को बायोलॉजिकल रिपोर्ट सौंप दी है, और ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात है। इसकी पुष्टि ऐसे हो रही है कि छात्रा के अंडरगारमेंट में स्पर्म मिले हैं, जो रिपोर्ट बता रहा है। यानी अब साफ साफ तो नहीं कह सकते कि रेप हुआ था, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट की बात तो सामने इस रिपोर्ट से जरूर आ गई है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। आखिर पुलिस ने शुरू में रेप से इनकार क्यों किया था, क्योंकि शुरुआती जब ये मामला सामने आया, पुलिस का पहला बयान आया, तो पुलिस ने इसमें रेप की आशंका से इनकार किया था। फिर पीएमसीएच की रिपोर्ट से पहले रेप से इनकार कैसे कर दिया, ये सवाल उठता है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि डॉक्टर की शुरुआती रिपोर्ट आखिर किस आधार पर बनी, पुलिस ने उसी को अंतिम रिपोर्ट आखिर क्यों मान लिया। सवाल ये, क्या एसएचओ रोशनी कुमारी ने जांच को प्रभावित किया। सवाल ये, क्या पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी थी। 3 लोगों को क्यों और किस आधार पर पुलिस ने छोड़ा। सवाल ये भी, क्या वे हॉस्टल छात्रा या स्टाफ से जुड़े थे। मोबाइल से सुसाइड सर्च की कहानी आखिर किसने बनाई। ये तमाम सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिसके जवाब जानने बेहद जरूरी हैं। घर वालों के कहने के बाद भी जिस ढंग से रेप के आरोप को नकारा गया, उसके बाद संवेदना के घर वालों ने कई लोगों पर आरोप लगाए। संवेदना के घर वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 5-5 लोग संवेदना की मौत और उसके बाद की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए जिन जिन लोगों पर आरोप लगा है
उनके नाम भी जान लेते हैं और उन पर आरोप क्या लगाए गए हैं ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम सामने आता है रोशनी कुमारी का। रोशनी कुमारी एसआई, पहली रिपोर्ट ही उन्होंने गलत बनाई। इसके बाद जो दूसरा आरोप लग रहा है वो है अभिनव कुमार पर। एएसपी अभिनव कुमार पर भी आरोप ये है कि बिना जांच किए थाना प्रभारी की रिपोर्ट उन्होंने मान ली। तीसरा आरोपी जिस पर आरोप लग रहे हैं वो है परिचय कुमार, एसपी पटना पूर्वी के, क्योंकि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन्होंने इस पूरे मामले को सुसाइड बता दिया। इसमें चौथे आरोपी डॉक्टर सतीश बताए जा रहे हैं प्रभात मेमोरियल के। महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से उन्होंने इनकार कर दिया। शरीर पर चोट बताया। कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी पटना, इन पर भी आरोप है क्योंकि मामले की पड़ताल इन्होंने की ही नहीं, बिना किसी पड़ताल किए रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया और स्टेटमेंट बता दिया। और इन पांचों पर आरोप संवेदना के परिजनों ने लगाए हैं। ये आरोप इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि एक के बाद एक जो बयान आए उसमें वापस कभी उस रिपोर्ट को जांच नहीं किया गया, बल्कि उसे ही अंतिम रिपोर्ट मान लिया गया। अब देखिए, सबसे गंभीर आरोप एसएचओ रोशनी कुमारी पर लगाए हैं, जिन्हें एसआईटी में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 19 जनवरी को एसआईटी की टीम जब जांच करने के लिए उसी शंभू हॉस्टल में पहुंची थी जहां संवेदना रहती थी, तो उनके साथ रोशनी कुमारी भी दिखी। उसके बाद यह सवाल उठाया गया था कि एसएचओ रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ जांच के लिए आखिर क्यों गई, यानी जिन लोगों पर छात्रा के घर वालों ने शक जताया था वो जांच टीम के साथ क्यों दिखे, ये सवाल भी पूछे गए। हालांकि देखना होगा बायोलॉजिकल रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस इसमें क्या अलग खुलासा करती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की, और अब एक खबर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से। मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस लिया है। फरार जिम मालिकों में से एक इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी जिम मालिक इमरान खान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा 25,000 का इनामी अब भी फरार है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दोस्ती प्यार फिर धर्मांतरण का जाल। धर्मांतरण की कसरत, लव के पीछे नफरत। जिम जिहाद। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकला यह शब्द आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। खुलासा तब हुआ जब जिम में दोस्ती प्यार और धर्मांतरण के जाल की पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया। लड़कियों ने बताया कि मिर्जापुर में जिम की आड़ में ऐसा जाल बुना गया कि लड़कियां उसमें आसानी से फंस तो गई, लेकिन जब उन्होंने इस जाल से निकलने की कोशिश की तो वो फेल हो गई। जैसे जैसे जांच तेज की, जिम जिहाद के रैकेट का पर्दाफाश होता गया। खुलासा होता गया ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का। आरोपियों पर 6 अलग अलग जिम में लव जिहाद की साजिश रचने का आरोप है। जिम के सभी मालिक, ट्रेनर और स्टाफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। 70 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को शिकार बना चुके हैं। फ्री पर्सनल ट्रेनिंग का ऑफर देकर हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। मजाक में हिजाब पहनाकर लड़कियों के वीडियो बनाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। एक ट्रेनर के मोबाइल से 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले। निजी वीडियो से ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाते और फिर भारी रकम भी वसूलते थे। बड़ी बात है कि सभी आरोपी 4 साल में करोड़ों के मालिक बन गए। 8 में से 6 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। 25,000 का इनामी अशफाक खान अब भी फरार है, जबकि मुख्य आरोपी इमरान खान दुबई भागने की फिराक में था, जिसको पुलिस ने दिल्ली से दबोचा है। हमारे हस्बैंड को 23 तारीख को सुबह 4 बजे दिल्ली पुलिस से, एयरपोर्ट से मिर्जापुर की पुलिस ने ले लिया है, उनको उठा लिया है वहां से। इमरान के कनेक्शन दुबई और मलेशिया से भी जुड़े हैं। वह कई बार इन देशों की यात्रा कर चुका है। पुलिस को इस रैकेट से और लोगों के जुड़े होने का भी शक है। राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस खबर की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है।
लेकिन इसके पीछे का पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, वो हम आपको एक एक करके समझाते हैं। जिम जिहाद वाली खबर को अब आप समझिए। मिर्जापुर में जिम के जरिए धर्मांतरण का खेल खेलने का आरोप लगा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 6 अलग अलग जिम में लव जिहाद की साजिश रची जा रही थी। ये आरोप है। जिम के सभी मालिक, ट्रेनर और स्टाफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब आप खबर तो समझिए कैसे खेलते थे जिम जिहाद का खेल। तो हिंदू लड़कियां जिम करने आती थी और उन्हें ट्रेनिंग के बहाने ये सभी उनसे दोस्ती करते थे। हिंदू लड़कियों को फ्री में पर्सनल ट्रेनिंग का ऑफर दिया करते थे। फ्री पर्सनल ट्रेनिंग के ऑफर से हिंदू लड़कियों को फंसाया करते थे। मजाक में हिजाब पहनाकर लड़कियों के वीडियो बनाते और फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं। निजी वीडियो से ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाते और भारी रकम भी वसूला करते थे। जो लड़की विरोध करती उसका वीडियो वायरल कर देते थे। एक ट्रेनर के मोबाइल से 50 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। अब आप खबर तो समझिए। जिम जिहाद में कितनों को फंसाया, तो 70 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को शिकार इन लोगों ने बनाया है। और इसका खुलासा कैसे हुआ, तो इसमें 2 पीड़ित लड़कियों ने पुलिस में जाकर शिकायत की। उन्होंने इसके लिए पूरी जानकारी पुलिस को दी। लेकिन अब जिम जिहाद वाले खुलासे से सुलगते सवाल क्या क्या हैं वो जान लीजिए। जिम जिहाद का नेटवर्क आखिर कहां तक फैला है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, क्या विदेशों से भी इसकी फंडिंग होती रही है? सवाल ये, 4 साल में आरोपी आखिर कैसे बन गए करोड़पति? अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस की टीम कर रही है। देखना होगा कब तक इस पूरे मामले का खुलासा किया जाता है और ये पता चलता है कि ये नेटवर्क आखिर कहां तक फैला हुआ है। बढ़ेंगे आगे। यूपी के मुरादाबाद की एक हिंदू लड़की के घर वालों का आरोप है कि कोचिंग से निकलने के बाद मुस्लिम लड़कियों ने उनकी लड़की को सड़क पर घेर लिया, बैग से बुर्का निकाला और जबरन उसे पहना दिया। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि उसकी बहन को उन मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम कबूल करने का दबाव भी डाला। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद सवाल खड़े होने लगे, ये चल क्या रहा है? इस तस्वीर को देखिए। कुछ लड़कियां एक लड़की को बुर्का पहना रही है। तस्वीर मुरादाबाद की है। बुर्का पहना रही लड़कियां मुस्लिम समाज की है, जबकि जिसे पहनाया जा रहा वो लड़की हिंदू है। इस तस्वीर ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि लड़की के भाई का आरोप है कि स्कूल की 5 मुस्लिम लड़कियों ने कोचिंग से निकलने के बाद उसकी बहन को सड़क पर घेर लिया, बैग से बुर्का निकाला और जबरन पहना दिया। पीड़ित के भाई ने दावा किया कि उसकी बहन को उन मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम कबूल करने का दबाव भी डाला। जो मेरी बहन है ये उनके साथ होटल में जाती थी, मतलब कुछ खाने, क्योंकि होटल जो क्राउन फैमिली रेस्टोरेंट है एक, उसमें कुछ खाने गई होंगी। इन्होंने वहां पर कुछ ऐसा मिला दिया जिसकी वजह से मेरी बहन का ब्रेन चेंज हो गया थोड़ा, या माइंड वॉश कह सकते हैं आप, इस टाइप से। तो ये जो कह रही थी मेरी बहन वही कर रही थी। पुलिस ने लड़की के घर वालों की शिकायत के बाद 5 लड़कियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। में थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संग्रह कार्रवाई कर रहे हैं एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बता दें, मामले का शुक्रवार को सीसीटीवी सामने आया था, जिसके बाद मामले का पता लड़की के घर वालों को चला। बताया जा रहा है पीड़ित और आरोपी लड़कियां एक ही स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। सभी की उम्र 15 से 17 साल के बीच है। साथ में कोचिंग भी जाती हैं। घटना 20 दिसंबर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पूरी खबर को समझ लीजिए। देखिए, यूपी के मुरादाबाद की एक हिंदू लड़की से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। लड़की के घर वालों का मुस्लिम लड़कियों पर बहुत आरोप भी है। हिंदू लड़की को जबरन बुर्का पहनाने का आरोप परिजन इन मुस्लिम लड़कियों पर लगा रहे हैं। बुर्का पहनाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यही नहीं, हिंदू लड़की के भाई ने 5 मुस्लिम लड़कियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हिंदू लड़की पर इस्लाम कबूल कराने का दबाव बनाने का आरोप भी लड़की के भाई ने इन 5 मुस्लिम लड़कियों पर लगाया है। 5 मुस्लिम लड़कियों पर मुकदमा दर्ज। सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं जिम जिहाद तो कहीं बुर्का पहनाने का दबाव। क्या कोई खास तरह का जिहादी षड्यंत्र चल रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें कुछ यही बयां करती है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला। शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बता दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मजबूत और सीनियर नेता को पसंद नहीं करते, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए। अब शकील अहमद का राहुल गांधी पर सबसे बड़े हमले ने बिहार का राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी और कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे और अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला है जो सीधे कांग्रेस की लीडरशिप की जड़ें हिला सकता है। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बता दिया। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से। शकील अहमद का आरोप है कि राहुल गांधी मजबूत और सीनियर लीडर्स को पसंद नहीं करते, उन्हें बॉस वाली फीलिंग चाहिए, जिसको उनको आप जी कहना पड़ता है। ही इज नॉट कंफर्टेबल विद। न्यूज 18 के पॉडकास्ट में शकील अहमद ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, असली रिमोट तो राहुल गांधी के हाथों है। यही नहीं, पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने राहुल के संविधान, एसआईआर और मुस्लिम कार्ड को भी पूरी तरह फेल बताया है। राहुल जी अपने हाथ में एक संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, भाषण देते हैं। इधर नहीं देखा नहीं, बिहार रिजल्ट की बात नहीं है। शकील अहमद ने न्यूज 18 के नोएडा दफ्तर में ये बयान दिया और सियासी माहौल गर्मा गया। नोएडा से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में शकील अहमद के बयान से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी बिहार कांग्रेस के नेताओं। होते हेलीकॉप्टर से नीचे पांव उतरते नहीं है और आपको चाहिए राज्यसभा, तो कांग्रेस इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं बर्दाश्त करेगी। बाकी जिसको जो अनर्गल प्रलाप। जबकि जेडीयू और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शकील अहमद ने सच कहा। शकील अहमद साहब ने कांग्रेस पार्टी की कलई एक बार। निश्चित तौर पर राहुल गांधी एक नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल नेता हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस गर्त में चली गई। एक और राहुल गांधी संविधान और एसआईआर के मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर कभी उनकी पार्टी से जुड़े रहे बड़े नेता ने ही उनके दावे की पोल खोल दी है। दिल्ली में हुए कांग्रेस की बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों ने एक स्वर में पार्टी नहीं छोड़ने का भरोसा दिलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी की राय है कि अकेले बिहार में हम लड़े, जिस पर बिहार में सियासी बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। बिहार कांग्रेस को दिल्ली दरबार से बड़ी राहत मिली है। विधानसभा में चुनाव जीतने वाले जिन 6 विधायकों के टूट की अटकलें तेज थीं, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद एकजुट रहने की बात करने लगे हैं। लेकिन इस बैठक ने एक बार फिर कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि बैठक के बाद वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि सभी की राय है कि अकेले बिहार में हम लड़े। राहुल जी का भी मत यही है कि अलग लड़ना चाहिए। राहुल जी का भी मत यही है कि हम लोग अलग लड़ेंगे। तो सवाल है कि क्या बिहार में कांग्रेस आरजेडी से पूरी तरह किनारा करने का मूड बना चुकी है? बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हम अपनी कमेटी मजबूत करने जा रहे हैं, अपना संगठन मजबूत करने जा रहे हैं। आरजेडी के नेता कांग्रेस नेताओं को इस तरह के बयान से बचने की नसीहत दे रहे हैं। जो लोग इस तरह का बयान देते हैं उनको शीर्षस्थ नेतृत्व और शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से जो बातें सामने आती है उसको भी देखना चाहिए। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते पर तंज कसना नहीं भूलते। दिल्ली की बैठक में कांग्रेस ने मान लिया कि आरजेडी बोझ है, अब ये भी मान ले कि बिहार में वे खुद बोझ बन चुकी है।
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की बैठकों में पहले भी आरजेडी से अलग चलने की बातें होती थी। सवाल है कि क्या बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है, बस ऐलान की औपचारिकता ही बची है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर श्री नीतीश कुमार ने पटना में उन्हें श्रद्धांजलि दी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में उन्हें नमन किया और उन्हें याद किया। इसके अलावा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी श्रद्धांजलि देते हुए सरकार पर निशाना साधा। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि। और अब आप खबर तो समझिए। कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती थी और आज इसे धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को नमन किया और संदेश दिया, तो पटना में श्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की और पटना में तेजस्वी यादव ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब आप खबर तो समझिए। बिहार की राजनीति में कर्पूरी आखिर क्यों जरूरी है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ईमानदार छवि राजनीति में मिसाल है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की पहचान है। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके चैम्बर में गरीबों की भीड़ लगी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर की बात कर नेता खुद को पिछड़ा वर्ग से जोड़ते हैं और यही वजह है कि उन्हें सबके सामने माना भी जाता है। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का महत्व अब आप समझिए। ओबीसी की संख्या की बात करें 27.12%, ईबीसी 36.01% है और कुल हो जाता है 63% से अधिक, यानी इतना बड़ा वोट बैंक पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का है। खबर तो समझिए। बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर क्यों जरूरी हैं? तो बिहार की आधी आबादी से ज्यादा अकेले पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है और इतना बड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कर्पूरी ठाकुर को अपना नायक मानता है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन जिसे मिल गया उसकी ही सरकार बनती है। तो लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और बिहार की सभी पार्टियां कर्पूरी जयंती पर कार्यक्रम करती है। नेता कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर चलने का दावा करते हैं। आज भी प्रासंगिक हैं कर्पूरी ठाकुर के विचार, ये कहा जाता है।